नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर दीपक इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी लगातार हमारी पॉलिटी के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है जो क्विक रिवीजन के साथ चल रही है और विभिन्न हम अभी टॉपिक पर चर्चा करते हुए उससे संबंधित एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। कल थोड़ा सा लाइट गोल होने के कारण क्लास आधे में ब्रेक हो गई थी, जिसको आज कंटिन्यू करते हैं। हमारे आज का टॉपिक है दोस्तों, हमारे आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। जो प्रमुख अनुच्छेद है संविधान में, उससे संबंधित एमसीक्यूज करने हैं। ये मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम के पोर्शन में पॉलिटी है, एग्जाम के भाग में अगर भारतीय संविधान और उसकी राजनीतिक व्यवस्था है, तो अनुच्छेद से संबंधित एक आध क्वेश्चन तो रहेंगे ही। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमको पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि बाकी टॉपिक में भी इस टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि अनुच्छेद पढ़ना ही है, भाग पढ़ना ही है, कोई भी प्रोसेस पढ़ना ही है जो अनुच्छेद के थ्रू होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है संविधान के अनुच्छेद। आपको पता है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं सीरीज वाइज। अगर आप इसको पर्टिकुलर अलग अलग काउंट करोगे तो 444 से ज्यादा है ना, लेकिन नंबर वाइज देखोगे तो अभी भी 395 ही है। तो उनमें से जो प्रमुख अनुच्छेद है आज उस पर चर्चा करेंगे अपन। जो कल क्लास ब्रेक हो गई थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आपकी तैयारी में संपूर्णता होना। अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं कोर्स, लेकिन आपकी तैयारी में संपूर्णता नहीं है, आप उसको रिवीजन करके पुख्ता नहीं किए हो, आप उसके संबंध में वृहद ज्ञान नहीं रखते हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम हॉल में। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़े हो वही एग्जाम में आए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़े हो वो ही एग्जाम में आए। एग्जाम में कुछ भी पूछता है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक। आप कोई क्वेश्चन पढ़े हो और वो एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट एग्जाम में आए हैं, तो आप उसको कैलकुलेशन करके एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हो, बशर्ते आपका दिमाग वहां पे चलना चाहिए। तो आप तैयारी अच्छी करो, ये तो जरूरी है ही है। आप उस 2 घंटे के एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस भी बेस्ट दो, ये उससे ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ो और उसको कंटिन्यू रिवाइज करो और उससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करो। क्योंकि आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, किसी भी ऐसे इंसान से पूछ लीजिए जिसकी जॉब लगी हो, वो यही बोलेगा मैंने पढ़ा और प्रैक्टिस किया है। केवल पढ़ने से तो जॉब नहीं लगेगी, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसी सीरीज में अभी योगेंद्र साहू क्लासेस के द्वारा विभिन्न सब्जेक्ट के एमसीक्यूज की सीरीज चलाई जा रही है। हिंदी की अलग चल रही है, साइंस की चालू होने वाली है, हिस्ट्री की अलग चल रही है, पॉलिटी की मैं करा ही रहा हूं। तो अगर आप योगेंद्र साहू क्लासेस से बने हुए हैं तो जरूर आपको कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय लेते चालू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, है ना। इसमें आपको कंडीशन दे दिया गया है और उससे संबंधित अनुच्छेद दे दिए गए हैं। तो आपको कंडीशन को अनुच्छेद से सुमेलित करना है या मिलान करना है या मैच करना है। पहला बोला है नए राज्यों का गठन कौन से अनुच्छेद से होता है? बताइए दोस्तों, नए राज्यों का गठन कौन से अनुच्छेद से होता है? पुराने वीडियोस में अपन कर चुके हैं। नागरिकता कौन से भाग में है दोस्तों? ये भी आपको पता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, आपको पता है कौन से भाग में है, ठीक है। तो यहां अपने को, चलो मैं जैसे बता रहा था ट्रिक,
इनमें से अगर आपको कोई एक पता है तो वहां से अपन क्वेश्चन में इंटर करेंगे। मौलिक अधिकार तो हमेशा पढ़ते, सबसे सरल है। मौलिक अधिकार है भाग 3, मौलिक अधिकार है भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3, यहां सी लिख दीजिए दोस्तों, यहां हम लिख देते हैं सी। नागरिकता है उससे एक, भाग 2, यहां लिख देते हैं बी। ठीक है, नए राज्यों का गठन मेरे को नहीं पता है, सपोज दैट मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को यह पता है कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। और यहां क्वेश्चन पूछा है नए राज्यों का गठन, मतलब राज्यों से ही नए राज्यों का गठन होगा। तो जाहिर सी बात है ये भाग 1 की बात कर रहा है। भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4, है ना। और 1 से 4 अनुच्छेद मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। ये मेरे को पता था। अगर ये मेरे को नहीं भी पता होता तो मैं ये कैलकुलेशन कर लेता, क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये बहुत पीछे का पार्ट है संविधान का, बहुत पीछे का। तो इसका होगा अनुच्छेद क्या? 323 ए। कोई भी प्रशासनिक अधिकरण हम लोग बनाते हैं किसी जांच के लिए, है ना, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, ऐसे जो विशेष कार्य के लिए जो अधिकरण बनाते हैं आईएएस आईपीएस या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, उसके संबंध में ये बोल रहा है। तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संविधान का अनुच्छेद 323 ए, यहां पे अपन लिख लेते हैं डी। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत में जितने राज्य हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में किसी नए राज्य को शामिल करना, अनुच्छेद 2 में किसी नए राज्य को शामिल करना, मान लो अपन थोड़ा सा आगे जाके युद्ध लड़के पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अपने में शामिल कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, थोड़ा आगे जाके लड़के लाहौर अपने भारत में शामिल कर लेते हैं, तो वो कैसे होगा? अनुच्छेद 2 से होगा। अब अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण, ना कि नए राज्यों को शामिल करना। शामिल करना मतलब अपन दूसरे देश के राज्यों को खींच के ले आए अंदर, वो आएगा अनुच्छेद 2 में। अपने ही देश के राज्यों को तोड़ मोड़ के नया राज्य बनाते, वो आएगा अनुच्छेद 3 में। ठीक है, तो यहां अनुच्छेद 3। चलिए आंसर देख लेते हैं, है ना। ए का 2 इसमें है, ठीक है। उसके बाद बी का 1 इसमें है, सी का 4 इसमें है, डी का 3 इसमें है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहां पे अपना काफी अच्छा है, यहां पे विश्लेषण हो गया। ठीक है, अगर आपको नए राज्यों का निर्माण करना है तो अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2 में है ना, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, प्रशासनिक अधिकरण 323 ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ड्रीम जॉब के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, है ना, अखिल भारतीय सेवा, पूरे भारत के लिए सेवा। अपने यहां 3 अखिल भारतीय सेवा है दोस्तों। पहला है प्रशासनिक सेवा, दूसरा है पुलिस सेवा, तीसरा है वन सेवा। इसी को बोलते हैं क्या? IAS, IPS, IFS। ठीक है, 12th फेल देखे है ना आपने, बस वही वाली बात है। अपने यहां 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, IAS, IPS, IFS। IAS कलेक्टर, IPS SP, IFS वन सेवा, मुख्य वन संरक्षक या वन मंडल जो बनते हैं। ठीक है, तो आपके यहां अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जो बात की गई है कौन से अनुच्छेद में की गई है दोस्तों, बताइए। बताइए बताइए, कौन से अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है दोस्तों, 312 के अंतर्गत, है ना। कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा है ये लिखी गई है। ये सब यूपीएससी लेता है एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
ठीक है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, इन तीनों के एग्जाम अनुच्छेद 312 के तहत इनकी बात की गई है। और मैं बता दूं कि इसमें शक्ति किसकी है दोस्तों, इसमें शक्ति है राज्यसभा की। राज्यसभा अगर चाहे तो किसी भी सेवा को क्या कर सकती है, अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। आईएफएस को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, आपके आईएफएस को बाद में जोड़ा गया है, और ऐसी कोशिश की गई थी कि इंडियन मेडिकल सर्विस को भी जोड़े, लेकिन वो हो नहीं पाया। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से समर्थन प्राप्त करके राज्यसभा में किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवा के बारे में बात कही गई है। राज्यसभा किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है अनुच्छेद 312 के द्वारा। सूची 1, सूची 2, सही उत्तर चुनिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से इंटर करो। आपको क्या पता है, मौलिक अधिकार तो सब पढ़े हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, देख लो, अनुच्छेद 14 से इंटर करो। समानता का अधिकार, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां लिख लो ए। उसके बाद अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये तो अपने को पता ही है, भाग 20 अनुच्छेद 368, तो यहां पे डी लिख लो। अब अनुच्छेद 36 क्या, नीति निर्देशक तत्व, यहां बी लिख लो। और अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, यहां सी लिख लो। दोस्तों ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपको याद करने ही होंगे, और अनुच्छेद को याद करने के पीछे मत जाइए, कहानी याद करिए, अनुच्छेद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अगर अनुच्छेद रटते रहेंगे तो कितनी संख्याएं याद करेंगे, तो आप कहानी याद करिए। मुझे नीति निर्देशक तत्व पता है, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4, ठीक है, मैंने याद किया नीति निर्देशक तत्वों को, उससे संबंधित एलिमेंट को मैंने सिंक्रोनाइज किया अपने माइंड में, मेरे को पता है, ठीक है। मंत्री परिषद 74, ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद करिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए का क्या है, ए का 3, ए का 3 कहां पे भाई, देख लेते हैं। फर्स्ट का ए का 3, ए का 3, उसके बाद आपका बी का 4, बी का 4, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर डी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आप लोग बोल रहे होगे बार बार सर इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए अगर वन लाइनर क्वेश्चन आप करोगे ना तो आप उस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं कर पाओगे। अगर हमको विश्लेषण करना है, अपना दिमाग दौड़ाना है, अगर क्विक रिवीजन करना है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन की जरूरत यहाँ पे अपने को पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया, है ना। विधानता नए राज्य को शामिल करना, जो मैं आपको पहले ही बताया, नया राज्य बनाना, पुराने राज्यों को तोड़ के नया राज्य बनाना, अनुच्छेद 3। अगर किसी देश से अपन भूभाग जीतते हैं और उसको अपने भारत में शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 2। कल को सपोज दैट अपन अपना घेरा बढ़ा के बांग्लादेश अंदर कर लिए, तो उसको कैसे शामिल करेंगे, अनुच्छेद 2 के कारण। तो इसमें विधिवत नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2, यहां पे ए लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद समता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात कर रहे हैं वापस, अनुच्छेद 14, यहां पे बी लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मौलिक अधिकार है ये, ठीक है। गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22, यहां सी लिख लीजिए दोस्तों। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, डी, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे या ना दे, उसके संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 111 में, ठीक है, अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति 3 टाइप के विधेयक में अनुमति देता है, एक होता है निलंबनकारी, एक होता है जेबी वीडो, और एक होता है क्या, पुनर्विचार के लिए भेजना। निलंबनकारी में यह होता है कि विधेयक को वो खारिज कर सकता है ना, पुनर्विचार के लिए भेजता है, और वही विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। और जेबी वीडो मतलब जेब में रख लिया, आप राष्ट्रपति को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि साइन करो। सरल शब्दों में, पहले मैं साइन नहीं करूंगा, दूसरे में पुनर्विचार के लिए भेजूंगा, तुम वापस मेरे को भेज दोगे वे विधेयक,
तो मेरे को साइन करना जरूरी हो जाएगा। तीसरे में ना मैं पुनर्विचार के लिए भेजूंगा, ना मैं निलंबित करूंगा, मैं अपने पास ही रख लूंगा। अब क्या करोगे? ऐसे ही कब हुआ? 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक ज्ञानी जैल सिंह ने जेब में रख लिया, कुछ उसका काम नहीं हुआ। ठीक है। गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती तो आप पूछ सकते हो भैया मोला काबर धरे हस, मैं अपन वकील से बात कर हूं, 24 घंटा के अंदर मोला छोड़, नहीं तो न्यायालय में पेश कर। वो होगा आपका अनुच्छेद 22। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या है। ऑप्शन ए का 2, ए का 2, बी का 1, ये हो गया, मिल गया ऑप्शन। ठीक है। सी का 4। ठीक, समझ में आ गया होगा आई थिंक सो आप लोगों को। बहुत बढ़िया क्लास जा रही है, बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर से वही आ गया। चलिए, इस बार तो अनुच्छेद बहुत जबरदस्त टाइप के और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। चलिए, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। हमारा राष्ट्रपति कैसा होता है जी? निर्वाचित होता है। हमारा जो राष्ट्रपति होता है ना, वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है कि पापा राष्ट्रपति थे मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, दादा थे तो पापा बने, पापा थे तो मैं बनूंगा। हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसीलिए हम लोग क्या है? गणतंत्र हैं। ठीक है। लोकतंत्र मतलब जनता का जनता के द्वारा चुना हुआ शासन, और गणतंत्र मतलब हमारा जो राष्ट्र का प्रधान है, जो मुखिया है, वो वंशानुगत नहीं है, वो चुना हुआ है, इसीलिए हम क्या हैं? गणतंत्र है। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है। 74 में मंत्रिपरिषद की बात कही गई है, 75 में कहा गया है कि क्या होगा? एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो अनुच्छेद 75 ये भी बेस्ट है। अनुच्छेद 155 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। कौन से अनुच्छेद से? 155। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, ये सही है, ये पांचवा एक्स्ट्रा टाइप हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन खोजिए अब। ठीक है, अनुच्छेद 170 में अगर यहां पे इसका राज्य की विधानसभाओं की संरचना किस में दी है? अनुच्छेद 170 में दी है। तो ये हो गया दोस्तों। देखिए, राज्यपाल के बारे में एक बात कही जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है, ना कि मुख्यमंत्री को। यह चीज याद रखिए। ठीक है, यहां तक हो गया। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर देखते हैं, पहला वाला ही होगा, 1 2 3 4। कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम सीरीज वाइज ही जमा रहता है और हम लोग जरूरत से ज्यादा सोच के कुछ और आंसर लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी बढ़िया जा रहा है क्लास, बने रहिए और पढ़ते रहिए। अब फिर से भारी भारी अनुच्छेद आ गए जी, लेकिन ये जरूरी है। चलिए देखते हैं इसमें अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67 का 94 और 90। ठीक है, तो आपके देखते हैं इसमें क्या होता है। आपको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, ये तो ब्रह्मास्त्र वाला अनुच्छेद है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद से लगाया जाता है जी? अनुच्छेद 61 से लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, ये महाभियोग जो शब्द है ना, इसका उपयोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, बाकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और बाकियों के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ये वर्ड जो महाभियोग है किसके लिए यूज होता है? केवल राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 61।
ठीक है, राष्ट्रपति को आप शपथ दिलाते हो अनुच्छेद 60 में, उसको पद पे बैठाते हैं अनुच्छेद 60 शपथ, और हटाते हैं 61, दोनों कंटिन्यू है। 61 महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 67 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है जी। किसको हटाना है? राज्यसभा सॉरी अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाना है। किसको? उपराष्ट्रपति को, है ना। अनुच्छेद 67 किसको हटाना है? उपराष्ट्रपति को हटाना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 67 का अनुच्छेद 94 में आप किसको हटाओगे जी? 94 में आप हटाओगे स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को हटाओगे, और 90 में किसको हटाओगे? राज्यसभा के उपसभापति को हटाओगे। किसमें? 90 में। चलिए इस पे करते हैं अब डिस्कशन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को, 94 स्पीकर को, और 90 राज्यसभा के उपसभापति को। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, और वो सवाल होना चाहिए क्या कि उपराष्ट्रपति जो है वो तो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल और केवल राज्यसभा के सभापति पद से उसको हटा दो, वो उपराष्ट्रपति के पद से हट जाएगा। आप समझिए, उपराष्ट्रपति पदेन क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, ये आपको पता है ना। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसको राज्यसभा के पदेन सभापति पद से हटा दीजिए, वो हट जाएगा। और उसी में आपको पता है कि हमारे यहाँ राज्यसभा के अनुच्छेद पहले आते हैं। तो अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद उन लोग अपने में से एक को उपसभापति चुनते हैं और अन्य पीठासीन को चुनते हैं। तो उपसभापति को हटाना होगा तो अपन क्या करेंगे? 90 करेंगे। और स्पीकर कहाँ के? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना होगा तो 94 करेंगे। अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। इसका ऑप्शन है सी। इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, सी इसका ऑप्शन है। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फिर से बहुत एक नंबर क्वेश्चन है। चलिए बनाइए जी। आप लोग अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले वाले क्वेश्चन में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले के 2/3 बहुमत से अगर किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित करना चाहती है तो कर सकती है। ऐसे ही अपन किसको जोड़े हैं? भारतीय वन सेवा को जोड़े हैं। ऐसे ही मेडिकल सेवा को जोड़ने की बात चली गई थी लेकिन नहीं हो पाई। अपने यहाँ 3 अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, आईएएस कलेक्टर, आईपीएस एसपी, आईएफएस वन वाले, जंगल वाले अधिकारी। ठीक है, तो संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 यहां पे 1 लिख लीजिए जी। संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 वित्त आयोग। वित्त आयोग अखिल भारतीय सेवाओं को कर लो 312, यहां डी लिख लो। वित्त आयोग, वित्त आयोग है जी क्या? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में या 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व एक वित्त आयोग का गठन करेगा। और वित्त आयोग का काम क्या है पता है आपको? वित्तीय सलाह देना, केंद्र और राज्य के बीच जो कर होते हैं उसको बंटवारा करना, है ना। केंद्र की संचित निधि से राज्य को पैसा दिलाना, मतलब पैसे को बांटने का काम कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अभी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वें वित्त आयोग का गठन था, उसके अध्यक्ष थे एनके सी। अभी 16वें का हो गया है शायद, देखना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा देख नहीं पाया हूं। ठीक है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है, यहां लिख लो सी। चलिए, संविधान संशोधन हमारे यहाँ कौन से अनुच्छेद से होता है जी? अनुच्छेद 368 से होता है।
संविधान संशोधन, ठीक है। अनुच्छेद 368 से हमारे यहाँ संविधान संशोधन होता है भाग 20 में। तो संविधान में दो टाइप के संशोधन की बात कही गई है ना। एक क्या है, संसद के द्वारा, है ना, 2/3 बहुमत वाला, और एक क्या है, 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति के द्वारा, ठीक। उसके बाद वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन हमारे यहाँ अनुच्छेद 280 से होता है। क्यों होता है, हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है केंद्र और राज्य के बीच पैसे को बांटने के लिए। वित्तीय आपातकाल, अगर हमारे देश में पैसा खत्म हो जाएगा, हमारे देश में पैसा नहीं रहेगा जिंदगी जीने के लिए, तो हमारे देश में कौन सा आपातकाल लगेगा जी, वित्तीय आपातकाल। आज तक लगा नहीं है, ठीक है। 1991 में लगने वाला था, पर मनमोहन सिंह जी की उदारीकरण की नीति ने बचा लिया। भारत को अपना सोना गिरवी रखने का समय आ गया था, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल होगा तो क्या होगा पता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने सरकारी आदमी है ना, उनके वेतन बंद हो जाएंगे, या सरकार चाहेगी कि उनको वेतन दे या ना दे, या कम मात्रा में दे। तो वित्तीय आपातकाल तो लगा नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस आईपीएस आईएफएस 312, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है, बी। बी है, चेक करिए। ए का 4, बी का 3, डी का 2, हाँ ठीक, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। चलिए चलिए भाई, ये तो सरल हो गया, अब भी पढ़ें। वित्त आयोग, आंख बंद करके मारिए, पूरा डिस्कशन हो चुका है वित्त आयोग पे, अनुच्छेद 280, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण पहले पढ़े 323 ए सी, और उसके बाद अभी पढ़े ना क्या, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस आईपीएस आईएफएस 312 में था। और संघ लोक सेवा आयोग, उनका एग्जाम कराने वाला संस्था कौन सा है, संघ लोक सेवा आयोग। और वो किस में आएगा, 312 के बाद 315 डी, क्या, संघ लोक सेवा आयोग, जो दिल्ली में है, जिसको आप बोलते हो यूपीएससी। वहां इंटरव्यू दिलाने जाते तो सब ऐसे सेल्फी लेते ना, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, अपने छत्तीसगढ़ से भी 2-3 लोग सफल हुए हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। होप सो आप भी आगे तैयारी करिए और ऐसा ही कुछ अच्छा मुकाम हासिल करिए। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कौन से भाग में बात, कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, 315 पे किया गया है। और उसके बाद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत खतरनाक आदमी होता है भैया, ये बहुत खतरनाक आदमी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कौन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसका काम बताता हूं। अनुच्छेद 148 के अनुसार ये क्या करता है, वित्तीय जांच करता है। क्या करता है, वित्तीय जांच करता है। इसको सार्वजनिक द्रव का प्रहरी कहते हैं, सार्वजनिक खजाने का रक्षक कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट किसी सरकार ने, है ना, क्या किया है, संसद में पास करके पैसा लिया है। आपको बता दूं कि आप जो भारत की संचित निधि से पैसा निकालोगे ना, तो पैसा बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाल सकते। 1 रुपए निकालने के लिए भी संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार है, सरकार अपना पैसा निकालती है, फिर उसको खर्चा करती है। और जो पैसा खर्चा होता है उसका ऑडिट कौन करता है, कि ऑडिट मतलब पैसा सही जगह खर्चा हुआ है या नहीं, ये जांच करना। उसका ऑडिट कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। और उसको लगेगा कि तुमने पैसा खाया है या घपला किया है, तो वो आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। अब उसको समझ में आ गया कि भैया आपने पैसा खाया है, तो एक रिपोर्ट बना के किसको देगा, राष्ट्रपति को। पूरा प्रोसेस समझिए। बात हो रही है 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सार्वजनिक द्रव का प्रहरी, ठीक है। वॉच डॉग बोलते हैं इसको, वॉच डॉग, देखते रहता है गलत पैसा ना निकले, ठीक। अब आपने पैसा लिया है, ये जांच किया, जांच करके रिपोर्ट किसको देगा, जांच करके रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। जांच करके रिपोर्ट किसको देगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148, है ना, इसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रिपोर्ट किसको देगा, है ना, रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा,
राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखवाएगा? लोकसभा में। कहां रखवाएगा? लोकसभा में। राष्ट्रपति को रिपोर्ट मिल गया, रिपोर्ट कहां गया? लोकसभा में। लोकसभा में जब रिपोर्ट होगा तो कौन सी संस्था बताइए भाई? अरे क्या नाम है उसका? लोकसभा में इस रिपोर्ट पर बहस होगा, है ना। विपक्ष के नेता उसके अध्यक्ष होते हैं। लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति लोकसभा में कौन? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के नेता। इस रिपोर्ट पर क्या कहेगी? बहस करेगी। इस रिपोर्ट पर बहस करेगी और सरकार से प्रश्न पूछेगी कि वो पैसा कहां गया। अगर सरकार सही सही जवाब दी तो ठीक, नहीं दी पाई तो घपला। ऐसे ही जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, है ना, और से बहुत घोटालों को किसने पर्दाफाश किया? कैग ने। 2G घोटाला कैग ने, है ना। कैग रिपोर्ट बना के किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा में रखाएगा। लोकसभा में लोक लेखा समिति होती, जिसका नेता कौन होगा? विपक्ष का नेता, जिसका नेता होगा। अब वो सरकार से प्रश्न पूछेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय भाषा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम 5,000 करोड़ रुपए यूरिया के लिए दिए थे, जिसमें यहां पे केवल 3,000 करोड़ रुपए का हिसाब है, 2,000 करोड़ कहां गया? तब कृषि मंत्री बोलेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2,000 रुपए का ये हिसाब देता हूं, अगर इस हिसाब से संतुष्ट हो तो ठीक, नहीं तो फिर घपला कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है भाई इसका आंसर? देखिए भाई, जो भी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं मैं उसका पूरा क्या करते जा रहा हूं? एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, है ना, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। इसका आंसर है ए। हाँ, पहले का 3, बी का 2, सी का 4, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तो दिल्ली में होगा जी, 1 2 3, है ना। चलिए, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान कहां है? कौन से अनुच्छेद में बताइए? इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 241, है ना। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या है? उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है ना। हमारे हर केंद्र शासित प्रदेश का कोई ना कोई उच्च न्यायालय है। जैसे अंडमान निकोबार का कहाँ है? कलकत्ता है, ठीक है। लक्षद्वीप का कहाँ है? चेन्नई में है शायद, केरल में, एर्नाकुलम में, ठीक है। दादर नागर हवेली का कहाँ है? बॉम्बे में है। दमन और दीव का भी मेरे ख्याल से बॉम्बे ही होगा। तो हर उच्च न्यायालय, हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी उच्च न्यायालय है, और उसकी बात कही गई है कहां? अनुच्छेद 241 में कही गई है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए आपके क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे उद्देश्य का, है ना, इसके बारे में देखते हैं कल। तो धन्यवाद दोस्तों, होप सो आपको समझ आया होगा और ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम साथ मिलकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। वो कहावत है ना, मैं तो अकेले ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो सभी का कुछ भला होगा, सब पढ़े सब बढ़े, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।